यस स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाते हैं तो सबसे पहली बात आती है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जो कि किसी पता नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। आपने देखा कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने बताया कि फैक्टर होता है जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए। बाद में शटन वॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया, मॉर्गन ने उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। तो फाइनल बात यही आई कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है। लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक का मटेरियल है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो 1926 quest to determine the mechanism for genetic inheritance has reached at molecular level। एफ ग्रिफिथ का नाम आता है। 1928 में इन्होंने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के ऊपर। जाहिर है ये वो बैक्टीरिया है जो निमोनिया कॉज करता था। तो इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। क्या किया उन्होंने? उन्होंने इस बैक्टीरिया को लेकर माइस में इसका इन्फेक्शन किया और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया। देखिए, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को कल्चर में ग्रोन किया और कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो स्मूथ कॉलोनी बनाते थे, उन्हें हमने स्मूथ साइनी कॉलोनी, उन्हें एस बैक्टीरिया नाम दिया। जबकि जो अदर थे वो रफ कॉलोनीज बनाते थे। जाहिर सी बात है कि ये स्मूथ क्यों होते थे, क्योंकि इनमें पॉलीसैकेराइड की एक कोट होता था, म्यूकस कोटिंग होती थी, या सिंपली बोला जाए तो कैप्सूल होता था। और दूसरे के अंदर जो आर स्ट्रेन है, जो रफ है, उसके अंदर कैप्सूल नहीं होता था। तो जिसमें कैप्सूल होता था वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया था, वो स्मूथ थी उसकी सरफेस, और जिसमें कैप्सूल नहीं होता था वो रफ था। तो माइस को जब इन्होंने इन्फेक्ट किया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से, तो ये वायरुलेंट था, निमोनिया कॉज कर देता था, जिसके कारण माइस की डेथ हो जाती थी। लेकिन जो ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया कॉज नहीं करता था और उसकी डेथ नहीं होती थी। तो एक्सपेरिमेंट में देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, माइस में इंजेक्ट किया और देखते हैं कि माइस जो है वो डेथ हो जाती है माइस की। क्यों माइस डेथ हो जाती है? क्योंकि उसको निमोनिया हो जाता है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया माइस में इंजेक्ट किया, लेकिन माइस जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि वो निमोनिया नहीं कॉज कर पाता, वो वायरुलेंट नहीं था। अब इन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिया, समहाउ इन्होंने किल किया इसको, माइस में इंजेक्ट किया। तो देखते हैं कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड होने के बावजूद जब उसको माइस में हमने इंजेक्ट किया तो माइस को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब हीट किल्ड होने के कारण ये इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाया। तो इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन का हीट किल्ड बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, इस तरह के दोनों बैक्टीरिया को एक साथ इन्होंने लिया और माइस में इंजेक्ट किया और देखते हैं कि अब साहब माइस की डेथ हो गई। ये तो सरप्राइजिंग हो गया। क्यों? क्योंकि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब हीट किल था तो माइस में डिजीज नहीं कॉज करता था, और जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था वो तो पहले भी नहीं डिजीज कॉज करता था। तो आखिर माइस मरा क्यों? उन्होंने क्या किया, बायोप्सी कराई गई और इन्होंने देखा कि जो माइस डेड हुआ है उस माइस के अंदर सब एसिस्ट्रीन बैक्टीरिया है। हाउ इट टेक्स प्लेस? तो इन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, तो देखिए, मोरेवर ही रिकवर्ड लाइव एस बैक्टीरिया, लाइव मरा हुआ था, जिंदा हो गया, फ्रॉम दैट डेड माइस। He concluded that R strain bacteria had somehow been transformed by the heat killed S bacteria। मतलब वो मरा हुआ नहीं, जिंदा हुआ, बल्कि जो R strain बैक्टीरिया था वो ही S strain में ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसा कैसे हो गया? तो इन्होंने बताया कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन, और जिसके कारण उसमें ये कोटिंग बन गई और वो वायरुलेंट हो गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने बोला कि ये पक्का जेनेटिक मटेरियल के कारण ट्रांसफर हुआ है, लेकिन लेकिन इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है ये नहीं बता पाए। तो पॉइंट समझ में आ गया ना? आइए इसी एक्सपेरिमेंट को आगे की तरफ बढ़ाया गया और अब जो बढ़ाने वाले साइंटिस्ट थे एवेरी, मैकले और मैकार्टी, तीन लोग, एवेरी, मैकले और मैकार्टी। पहले लोग मानते थे इसके पहले कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है,
प्रोटीन क्यों है जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने फैसला लिया कि चलो हम बात करते हैं, देखते हैं क्या था वो जिसने माइस को किल कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला मटेरियल कौन सा था? तो इन्होंने जो मेन कंपोनेंट थे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, उन सबको सेपरेट किया फ्रॉम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया और देखा कि वो आर को ट्रांसफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या पता चला इन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए लिया तभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वरना नहीं हुआ। दूसरे में इन्होंने क्या किया, प्योरीफाइड बायोकेमिकल जो इससे लिए गए प्रोटीज एंजाइम डाल दिया। तो जब प्रोटीज डाल दिया गया तो सारी प्रोटीन डिस्ट्रॉयड हो गई। उसके बाद आर सेल में इंट्रोड्यूस किया तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए एंजाइम लिया जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखते हैं, फिर से इंजेक्ट किया, देखते हैं अरे वाह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब आरएनए के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी हो रहा है, यानी आरएनए इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब इन्होंने डीएनए यूज किया जिसने डीएनए को डिस्ट्रॉय किया तो ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहां पर जब डीएनए यूज किया तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ क्योंकि इसने डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे साफ साफ पता चल गया कि जो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये और कोई नहीं, ये डीएनए ही है। समझ में आ गया? अब they discovered that DNA alone from S bacteria caused our bacteria to become transformed. They also discovered that protein as enzyme, proteases, RNAs did not affect transformation. ठीक है, सबसे बड़ी बात, digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that DNA caused the transformation. And finally जो very important conclusion बन के यहाँ आया कि DNA is the hereditary material but not all biologists convinced. इन्होंने तो बता दिया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट अभी भी कन्विंस नहीं हुए होंगे। साहब क्यों नहीं होंगे? अगला एक्सपेरिमेंट आइए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, अनइक्विवोकल प्रूफ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। एक ऐसा प्रूफ आया कि अब वो सर्वमान्य हो गया, उसमें कोई शंका नहीं हो सकती। किसने किया? हर्शे एंड चेज ने किया 1952 में। क्या किया? दे वर्क विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस लिया इन्होंने बैक्टीरियोफेज अटैचेस द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इंटर्स इन द बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया सेल क्या करती है? ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल। होस्ट होता है बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरियोफेज है बैक्टीरिया के अंदर इंटर करता है और उसके अंदर मल्टीप्लाई करता है। इन्होंने देखा कि वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट इंटर्ड द बैक्टीरिया। कौन सी चीज है वायरस की? क्योंकि आप जानते हैं कि जो वायरस है, पिछली क्लास में पढ़ा है आपने कि जो वायरस है इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं बेटा। एक तो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है और दूसरा इसके अंदर प्रोटीन कोट होता है ना। दो ही चीज होती है, तो या तो जेनेटिक मटेरियल जा रहा होगा या प्रोटीन जा रहा होगा। तो इन्होंने दे ग्रो सम वायरसेस ऑन अ मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस और दूसरे को एस पे ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। तो मैनी जनरेशन तक जब ग्रो किया तो एक बैक्टीरिया के अंदर वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस होता है, और प्रोटीन में क्या है? सल्फर होता है। तो जिसको, तो क्या खास बात आई? वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियो एक्टिव DNA but not radioactive protein because DNA contain phosphorus but protein does not. DNA में कोई प्रोटीन नहीं होती है, DNA में केवल क्या होता है? फास्फोरस होता है। इसी तरह रिवर्स काम किया। रिवर्स काम क्या किया? जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया उनकी प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गई और उनका क्या था? उनके देखिए सिमिलरली वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur. तो बहुत अच्छी तरह से दोनों को लेबल्ड कर दिया। अब इस रेडियोएक्टिव फेजेस वर अलाउड टू अटैच ई कोलाई। इन्फेक्शन के लिए इनको कर दिया कि साहब आप इन्फेक्शन करिए। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ उसे एजिटेट किया ब्लेंडर से। दैट्स वाई इनका एक्सपेरिमेंट किचन ब्लेंडर यूज किया, इसलिए इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट कहलाया। आइए सीधे एक्सपेरिमेंट पे ही चलते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ये 35S है,
एक बैक्टीरिया में 35S यानी कोट को जो है रेडियो लेवल्ड किया गया। जब इसको इन्फेक्शन कराया इन्होंने, 3 स्टेप थे एक्सपेरिमेंट में, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब इन्फेक्शन कराया तो इसका जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट हुआ, ब्लेंडिंग करके ये प्रोटीन कोट को बाहर कर दिया। अब अंदर जाहिर है जो इन्फेक्शियस चीज थी वो जा चुकी है। जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो क्या देखते हैं कि जो सुपरनेटेंट है उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर, और ये जो बैक्टीरिया है इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यानी कि जब रेडियो एक्टिव हमने फास्फोरस लिया, सल्फर लिया सॉरी, तो ये रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में आई, बैक्टीरिया में नहीं आई। इससे साफ पता चल गया कि जो प्रोटीन है दैट इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर मिलती, ना कि सुपरनेटेंट के अंदर। दूसरा एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेकर जब इन्होंने काम किया, फिर वही प्रोसेस, इन्फेक्शन कराया, फिर ब्लेंडिंग से इसको अलग करा दिया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। लेकिन अब की मजेदार चीज आई, अब की इन्होंने देखा कि जो ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है वो कहाँ मिली इनको, वो इनको बैक्टीरिया में मिल गई और बाहर रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। यानी कि जो डीएनए है वही बैक्टीरिया के अंदर गया। इसका मतलब ये साफ साफ प्रूफ है कि ये जो डीएनए है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि अगर ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर नहीं जाता। तो इनके एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल साफ साफ ये बात बेटा पता चल गई, क्या कि डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरसेस टू बैक्टीरिया। तो अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? हर्शे एंड चेस ने दिया। आइए अगली बात पे बात करते हैं। अब जब हम अगली बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जरा इसकी बात करते हैं। तो दो ही जेनेटिक मटेरियल हमारे पास आते हैं, या तो डीएनए आता है या आरएनए आता है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो रेप्लिकेट होगा तभी पेरेंट से प्रोजेनी में जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल में जाएगा। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, नॉर्मल कंडीशन में भी स्टेबल रहना चाहिए, ड्यूरिंग इनहेरिटेंस भी रहना चाहिए। तो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्टेबल नहीं होना चाहिए कि वेरिएशन ना हो पाए। तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन के चांसेस इसमें होने चाहिए, क्योंकि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। इट शुड बी एबल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, क्योंकि अगर जीन है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता तो जीन का कोई मतलब नहीं। एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। आइए वन बाय वन ट्राई करें। तो पहला जो रेप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, ड्यू टू रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों डीएनए और आरएनए दोनों इस कैपेबिलिटी को रखते हैं, लेकिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन फेल हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। पहले ही क्राइटेरिया से क्लियर हो गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, एज एक्सेट्रा। इसमें जो डीएनए है दैट इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों भाई? ऐसा क्या होता है डीएनए के अंदर जो डीएनए को मोर स्टेबल बनाता है आरएनए से? तो आइए देखते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, और डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है ना, ये इसको बनाती है। दूसरा, सेकेंड ओएच ग्रुप जो है वो आरएनए पर प्रेजेंट होता है, जो इसको रिएक्टिव बनाता है, बहुत रिएक्टिव बनाता है, और आरएनए लेबाइल हो जाता है, इजिली डिग्रेड हो जाता है। ये खराब प्रॉपर्टी है। तीसरा, आरएनए इज ऑल्सो नोन टू बी कैटालिटिक, हेंस रिएक्टिव, कैटालिटिक है, ये भी गड़बड़ है। द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल आल्सो कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए, ठीक है ना, क्योंकि मिथाइलेटेड होता है। तो ये जो थाइमीन है, थाइमीन मोर स्टेबल है देन यूरेसिल। तो इस बात से पता चल गया कि डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए, एंड दैट्स व्हाई जब हमने इस प्रॉपर्टी के बेस पर दोनों को चेक किया तो डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। तीसरी प्रॉपर्टी आते हैं, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर ये कैपेसिटी है म्यूटेशन करने की, लेकिन आरएनए अनस्टेबल है, बहुत तेज गति से, बहुत फास्ट स्पीड से म्यूटेट करता है। हमें फास्ट म्यूटेशन वाला नहीं चाहिए, स्लो म्यूटेशन के चांस चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये जो आरएनए जीनोम है, शॉर्टर लाइफ स्टाइल स्पैन है और इवॉल्व फास्टर।
तो इसमें भी भाई बाजी कौन मार गया? इसमें जो बाजी मार गया वो था डीएनए। डीएनए इज द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। चौथी बात, डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एक्सप्रेशन भी तो चाहिए, तो वो कौन करेगा? आरएनए। आरएनए सीधे एक्सप्रेस कर लेगा, लेकिन डीएनए को अपने एक्सप्रेशन के लिए आरएनए की जरूरत है। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। क्यों? प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। आप जानते हैं 3 तरह के आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, पढ़ेंगे अभी। ये तीनों आरएनए इसमें काम करते हैं। तो फाइनल डिस्कशन से ये क्लियर हुआ कि दोनों आरएनए और डीएनए कैन फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल है, प्रेफर टू स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और ये जो आरएनए है ये बेटर है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए या एक्सप्रेशन के लिए। तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट आता है कि दुनिया जो है वो आरएनए वर्ड है। दुनिया को आरएनए वर्ड क्यों कहा गया? कई रीजन है इसके। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, आज भी है। टीएमबी वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर आरएनए की जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम जो कि आरएनए के द्वारा कैटेलाइज्ड की जाती है। प्रोटीन एंजाइम नहीं होता है, आरएनए एंजाइम है, और इस एंजाइम को हम लोग राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम से कैटेलाइज्ड होता है। जैसे पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज है, 23 एसआरएनए, 28 एसआरएनए, एक प्रोकैरियोट में और एक यूकैरियोट में। एसएनआरएनए है, राइबोन्यूक्लियस पी है, सेल्फ स्प्लिटिंग इंट्रॉन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट राइबोजाइम है। तो जो भी मेटाबॉलिज्म डेवलप हो रही है अराउंड आरएनए हो रही है। रोल ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं मेटाबॉलिज्म में, एटीपी है, एएमपी है, एनएडीएच, एनएडीपी है, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी तो पूरी इसी के इर्द गिर्द डेवलप हुई है। आरआरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम नहीं बनेगा। राइबोसोम आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। एमआरएनए नहीं होगा तो जेनेटिक कोड नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, मैसेंजर आरएनए होता है वो। टीआरएनए नहीं है तो वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को लेकर नहीं आ पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आरएनए। सो नाउ देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, कौन से? मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, एंड आरएनए यूज्ड to act as a genetic material as well as catalyst, but RNA being a catalyst was reactive and hence unstable। तो क्या किया इसने? इसने स्टेबिलिटी वाला जो काम था, जाहिर है कि स्टोरेज वाला काम डीएनए ने ले लिया। मोर स्टेबल है डीएनए, हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन। पता है आपको, थाइमिन होता है इसके अंदर। तो डीएनए बीइंग डबल स्ट्रैंडेड and having complementary strand further resist changes by evolving a pressure repair। तो दुनिया कैसी है? आरएनए की है। सारी चीजें आरएनए के अराउंड डेवलप हुई हैं, लेकिन आरएनए से ही डीएनए डेवलप हुआ है जो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। क्या क्या होता है इसमें, स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो देखिए दोनों में आरएनए जो है, आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है, आपको पता ही है पेंटोज शुगर होती है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए के अंदर राइबोज है। डिफरेंस केवल ये है, ये जो सेकंड पॉइंट पर OH है ये यहाँ प्रेजेंट होता है, और यहाँ देखिए यहाँ डीऑक्सीजिनेशन हो गया। क्या हो गया भाई? डीऑक्सीजिनेशन। तो डीऑक्सीजिनेशन के कारण इसको डीऑक्सीराइबोज बोला और इसको राइबोज बोला। 5 कार्बन है, यहां से इस वाले कार्बन से कोई नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ेगा, फिर यहां से ये जो 5th कार्बन है इससे आकर कोई फास्फोरस जुड़ेगा, और जब ये फास्फोरस जुड़ेगा फास्फोएस्टर बॉन्ड से तो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये जब इससे जुड़ेगा तो एक न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे भी आगे हम लोग। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। तो अगले पॉइंट में देखिए क्या हुआ। ये नाइट्रोजन बेसिस है। 2 तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, आप जानते हैं, एक प्यूरीन है, एक पायरामिड। प्यूरीन 2 तरह के हैं, एडिनिन है, गुआनिन है। कैसे पहचानोगे? इस NH2 से। यहाँ NH2 है, यहाँ वो है। पैरामिडिन कैसे हैं? पैरामिडिन 3 तरह के हैं। डीएनए के अंदर ये 2 मिलते हैं आपको, और आरएनए के अंदर ये 2 मिलते हैं आपको। तो ये जो यूरेसिल और साइटोसिन है ये आरएनए में मिलता है, और थाइमीन और साइटोसिन है ये डीएनए में मिलता है। बड़ी खास बात क्या है, कैसे पहचानेंगे आप? तो देखिए यूरेसिल, मैंने कहा था ना मिथाइल ग्रुप लगा है, इस पोजीशन पे जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो थाइमिन बन जाता है।
तो यूरेसिल से ही थाइमिन बना हुआ है। और अगर इस पोजीशन पे NH2 है तो समझ जाओ साइटोसिन। तो ये बहुत याद करने के लिए सारे डायग्राम की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना वेरिएशन एनसीईआरटी के आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो बस इतना ही अगर आपने याद कर दिया कि अगर ऊपर NH2 है तो एडिनिन है, ऑक्सीजन है तो गुआनिन है, और इधर अगर सिंगल देखिए यहाँ पे सिंगल चेन है, वन चेन है, जबकि यहाँ कितनी है, दो। ये हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो अगर यहाँ पर O है, ये साइड चेन में कुछ भी नहीं है, यहाँ ऊपर O है तो ये यूरेसिल हो जाएगा। यहाँ मिथाइल ग्रुप आ गया, सेम स्ट्रक्चर है, थाइमिन है, ऊपर NH2 आ गया, साइटोसिन हो गया। तो अब देखिए जब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है। जब भी हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। कौन कौन से, एक नाइट्रोजन बेस है, एक पेंटोज शुगर है ना। और पेंटोज शुगर आपको मैंने बता ही दिया। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए है तो राइबोज है, एंड ए फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीज इसमें चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन बेस कितने तरीके के हुए, 2 तरह के, एक प्यूरिन हुआ, एडेनिन गुआनिन, और दूसरा पैरामिडिन हुआ। 3 तरह के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कॉमन कौन सा है, साइटोसिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। थाइमिन मिलेगा आपको केवल डीएनए में, यूरेसिल केवल मिलेगा आरएनए में। नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू OH of first pentose sugar through N-glycosylase linkage, very very important, और ये बना देगा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सच एज एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडिन, ऐसे 4 तरह के बन जाएंगे, ठीक है, आरएनए में। और डीएनए है तो सबके आगे डीऑक्सी लगा दो, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी थायमिडिन। तो कितने तरह के न्यूक्लियोसाइड हुए भाई, यहां पर एक डीएनए है और दूसरा आरएनए। तो 4 टाइप के इसके हैं, 4 टाइप के इसके हैं। कौन, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला गया इनको, न्यूक्लियोसाइड, दिस न्यूक्लियोसाइड। 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड है। अब इन दोनों में 5 एंड पर अगर एक फॉस्फेट अटैच कर दिया जाए, कौन सा बॉन्ड होगा, फास्फोएस्टर लिंकेज। ये बॉन्ड ही बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यही याद रखना है। अगर ये अटैच हो गया तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड इसमें बन जाएंगे, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड इसमें बन जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, जैसे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो 3 to 5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज से 2 आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे, जरा देखो, ये देखिए यहां ये 5th कार्बन से ये जुड़ा हुआ है फास्फो एस्टर बॉन्ड से, तो इसका 5 एंड पे है फास्फोरस, ये हो गया। ये सबसे नीचे वाले में क्या है, ये जो 3 एंड है इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये जो डीएनए की चेन है, अब आप कैसे भी सको, एक हिस्से पे इसके 5 एंड लगा हुआ है, दूसरे पे 3 एंड लगा हुआ है। तो ए पॉलीमर कितने हैं इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 4 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं। ये दोनों कौन सा, यहां कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। इतना स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा बेटा, इतना स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। और जैसे ही इससे ये जुड़ेगा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो ए पॉलीमर दस फॉर्म एट एज वन एंड ए फ्री फॉस्फेट मॉइटी, उसको 5 एंड बोल देते हैं, और दूसरे पे जो हमें क्या मिलता है, फ्री OH चेन मिलता है, उसको क्या बोल देते हैं, 3 एंड। तो कोई भी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो एक उसके 3 प्राइमर हो जाएगी और दूसरी 5 प्राइमर हो जाएगी। The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate. क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। ये देखिए, ये सुगर है, फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, बैकबोन बनाते हैं। और जो बेस है, बेस ये देखिए इनवर्ड है। तो द नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू सुगर moiety प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। तो एक बैकबोन है, बिल्कुल लैडर लाइक स्ट्रक्चर। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप, सेकंड पर प्रेजेंट होता है। दूसरा, RNA द यूरेसिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थाइमिन 5 मिथाइल यूरेसिल, जिसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। किसका नाम है ये अनदर नेम है थाइमिन का। क्लियर। आरएनए की चर्चा कर ले, डीएनए की चर्चा जब हम करते हैं तो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, बहुत बड़ा पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। लेंथ इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नंबर ऑफ बेस पेयर, दोनों में करते हैं।
कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे 5x174 बैक्टीरियोफेज, ये क्वेश्चन एज सच आ चुका है मैचिंग में नीट के अंदर। 5386 न्यूक्लियोटाइड है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ध्यान दीजिए, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड एक्सेप्शन, इसलिए बेस पेयर नहीं है यहाँ, या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है। लेकिन बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो जिसके भी अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जाहिर है वहां बेस पेयर होगा। 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हैप्लॉइड सेल है ह्यूमन की 3.3 into 10⁻9 बेस पेयर, कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। अगर डिप्लॉइड सेल होगी तो कैसा हो जाएगा, 6.6 into 10⁹ हो जाएगा। तो डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सबसे पहले मिश्र साहब ने बताया 1869 में, और इसे न्यूक्लिन नाम दिया उस एसिडिक सब्सटेंस को। वॉटसन एंड क्रिक, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है 1953, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, डबल हेलिक्स मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which was based on X-ray diffraction data produced by Morris Wilkin and Rosalind Franklin. Very important, पूछा जाता है किसके डाटा पर बेस था। द बेस पेयरिंग, खाली यही नहीं, एक तो ये बेस पेयरिंग इस पे हो गया, दूसरा इस पे बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यूनिक प्रॉपर्टी है, ये अरविंद चारगाफ ने बताई थी कि फॉर अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, रेशियो ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, या ऐसे एक रेशियो की बात करें तो एडेनिन और थाइमिन का जो रेशियो है A/T इज इक्वल टू C/G। समझ आ गया। तो मतलब कि जितने एडेनिन और गुआनिन हो, एडेनिन होंगे उतने ही गुआनिन होंगे, जितने थाइमिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, ये बिल्कुल, यानी कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडिन। ये बात इन्होंने बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रेशियोज हैं आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बेस पे हम कैलकुलेट भी करते हैं, अगर हमको एक पता चल जाए तो हम दूसरे का कैलकुलेशन आसानी से कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ये देखिए डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में सी और जी के बीच में कितने बॉन्ड हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ए और टी के बीच में क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड से ए और टी जुड़ता है, 3 बॉन्ड से जी और सी जुड़ता है। लेकिन याद रखो हमेशा कौन जुड़ता है, हमेशा एक प्यूरिन से दूसरा पैरामिडिन जुड़ता है, ठीक है, इसका रीजन है। बैकबोन की भी हमने बात की, फास्फोरस सुगर फास्फोरस, सुगर फास्फोरस, सुगर फास्फोरस। तो बैकबोन किसकी बन रही है, सुगर फास्फेट शुगर की बन रही है, बेस अंदर की तरफ है। तो इस हेलिकल मॉडल में देखिए ये राइट हैंडेड क्वाइल है, यहां से लेकर यहां तक अगर हम काउंट करें तो यहां हमको मिलेंगे 10 बेस पेयर, ठीक है। ये कितना है, ये है 3.4 नैनोमीटर का, और इसलिए इन दोनों के बीच में जो जगह है वो हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर। इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, डीएनए की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, और जब हम इसके डायमीटर पर पहुंचते हैं तो वो 2 नैनोमीटर का होता है, और ये भी फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे पैरामिडिन से जुड़ा हुआ है, गुआनिन साइटोसिन से, एक डबल रिंग स्ट्रक्चर और एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। अगर 2 डबल रिंग स्ट्रक्चर एक साथ होते तो जाहिर है वहां पे डायमीटर ज्यादा होता, अगर 2 सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एक साथ जुड़े होते तो वहां डायमीटर कम होता। तो एक कांस्टेंट डायमीटर होने के जो बहुत बड़ा रीजन है वो यही है कि एक प्रोटीन से दूसरा, मतलब एक प्यूरिन से दूसरा पैरामिडिन जुड़ा हुआ है। तो खास बात क्या है कि ये जो चेन्स है इट इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूलर चेन। बैकबोन क्या है, सुगर फॉस्फेट की है, और बेस इनसाइड की अंदर की तरफ है। 2 चेन हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी, मतलब एक चेन की पोलरिटी अगर 5n2 है तो दूसरी की क्या होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी, इसकी 3n2 5n हो जाएगी। बेसिस ऑफ ट्विस्ट एंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, साइटोसिन गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पैरामिडिन, इसके कारण एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस हेलिक्स में मेंटेन रहती है। 20 एंगस्ट्रॉम की मैंने बताया। 2 चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन,
इनकी जो पिच है 3.4 नैनोमीटर की है, 10 बेस पेयर होते हैं इस पिच में, एंड दैट्स वाई जो डिस्टेंस आती है 2 बेस पेयर की वो 0.34 नैनोमीटर हो जाती है। उसके बाद प्लेन जो है एक बेस पेयर का स्टैक होता है अदर डबल हेलिक्स अदर बेस से, और ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एडिशनल स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। तो जो हेलिकल स्ट्रक्चर को एडिशनल स्टेबिलिटी दे रहा है वो इनका अरेंजमेंट देता है बेसिस का। तो बेसिस का ये जो अरेंजमेंट है ये ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर स्टेबिलिटी। आइए आगे बढ़ते हैं कि साहब आरएनए जो है वो क्या होता है। तो आरएनए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में नॉन जेनेटिक है, कुछ वायरसेस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। कॉनरेड ने सबसे पहले बताया कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल टीएमबी के अंदर, है ना। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है सेवरल अदर वायरसेस में, अभी आपने पढ़ा ली क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस। नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो 3 तरह का होता है एंड प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैसेंजर आरएनए हो गया राइबोसोमल ट्रांसफर, कॉमनली कॉल्ड एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, सॉल्युबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए। डिस्कवर का नाम है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हो। 1 to 5% है टोटल आरएनए का, ये सबसे ज्यादा जो है वो कौन है, राइबोसोमल आरएनए 80% है। प्रोड्यूस इन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस सॉरी। तो जो आरआरएनए है वो न्यूक्लियोलस में बनता है, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म में बनते हैं। मोस्ट स्टेबल आरएनए भी यही है, और जाहिर है आपको पता ही है आरआरएनए क्या करता है, राइबोसोम बनाता है। कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम है, कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है। मैसेंजर आरएनए के पास कोडॉन्स होते हैं और वो मैसेज ले जाने का काम करता है। आरएनए इन कोडॉन को रीड करता है और ये एडेप्टर की तरह काम करता है, मतलब एक हिस्से पे इसके अमीनो एसिड लगा होता है और दूसरे हिस्से पे एंटी कोडॉन होता है। तो ये जो एंटी कोडॉन है वो किसी दूसरे कोडॉन के साथ जाकर जुड़ता है। तो जैसे देखिए ये आरएनए है, टीआरएनए मोस्ट स्टडीड आरएनए है ये। इसके एक हिस्से पे 3 एंड पे देखिए अमीनो एसिड अटैच होता है और अपोजिट हिस्से पे एंटी कोडॉन होता है। एक तरफ ये डीएचयू लूप है, एक टीसाइसी लूप है, एक तरफ एंजाइम से जुड़ता है, दूसरा राइबोसोम से जुड़ता है। खास बात ये है कि दिस वाल आरएनए इज मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए पे ये कोडॉन होता है। ये टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है जिसपे एक तरफ 3 एंड पे आप देख रहे हैं अमीनो एसिड लगा हुआ है और यहाँ एंटी कोडॉन है। तो ये जो एंटी कोडॉन रीड किए जाते हैं आपको समझना होगा, इनकी डायरेक्शन ये है और इनकी ये 5 to 3 डायरेक्शन। तो पहला पहला बेस यहां पे तीसरे कोडॉन से जुड़ता है, एंटी कोडॉन पहला और कोडॉन तीसरा, क्योंकि कोडॉन का पहला ये है और इसका पहला ये है। तो कोडॉन और एंटी कोडॉन की बॉन्डिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये एडेप्टर कैसे है, एक तरफ ये कोडॉन से जुड़ता है और दूसरी तरफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आता है और प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीआरएनए। पढ़ेंगे आगे। आइए, अब डीएनए तो साहब बहुत बड़ा है ना, आपको पता ही है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर है, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा डीएनए है, लेंथ कितनी है। तो अगर ह्यूमन की बात करें, एक डिप्लॉइड सेल में 6.6 × 9 बेस पेयर है, मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो पता चला लगभग 2.2 मीटर का डीएनए है। सोचिए एक सेल के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए, जबकि उसका जो न्यूक्लियस है वो 10⁻⁻6 मीटर का है अप्रोक्सीमेटली। तो 10⁻6 मीटर के डीएनए में आखिर 2 मीटर का डीएनए कैसे आ सकता है बेटा, समस्या है ना, तो पैकिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर डीएनए की लेंथ जो है 1.36 मिलीमीटर है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने बेस पेयर है। हाँ बिल्कुल, डिवाइड कर दो, 0.34 नैनोमीटर से डिवाइड कर दिए, पता चल जाएगा। तो प्रोकैरियोट में ई कोलाई दो दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए पूरी सेल में स्कैटर्ड होता है। तो डीएनए चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, इसके लिए कुछ प्रोटीन चाहिए होती हैं पॉजिटिव चार्ज वाली, और ये एक जगह न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। हाँ, इट इज ऑर्गेनाइज इन द लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि पूरी सेल में डीएनए फैला होता है। यूकैरियोट में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मच मोर कॉम्प्लेक्स है, क्रोमोसोम की तरह होता है। क्रोमोसोम के फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन होती है हिस्टोन, और ये उसको बाइंड करके रखती है। अब आप बोलेंगे साहब प्रोटीन पे ये जो पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया, तो ये डिपेंड करता है बेटा कि उसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड हैं और उनके चार्ज कैसे है।
अमीनो एसिड पे कैसा चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कैसी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हिस्टोन, यहां आपने देखा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में कि आखिर इसमें क्या है ऐसा। तो इसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं, ये लाइसिन और आर्जिनिन, और इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोटीन है। अब देखिए, हिस्टोन इज ऑर्गेनाइज टू 8 मॉलिक्यूल, जिसको ऑक्टामर बोला। इसमें क्या क्या है? इसमें ऑक्टामर में आपके हैं H2A, H2B, H3 और H4। ये 4 तरह के हिस्टोन हैं, दो दो मॉलिक्यूल, तो ये ऑक्टामर हो गया। अब इससे ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप है। ये जो रैप्ड डीएनए है, इसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर। यस, 200 बेस पेयर का डीएनए जो है, ये 200 बेस पेयर का, अरे भाई क्या हो रहा है, 200 बेस पेयर का डीएनए इससे रैप्ड है। और ये स्ट्रक्चर जो बना, बाकी बाहर की तरफ देखो, एक ये और प्रोटीन है, तो कितनी टोटल 9 हिस्टोन हो गई। टोटल 9 हिस्टोन हो गई किसमें? एक न्यूक्लियोसोम में। तो न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट स्ट्रक्चर, ये यूनिट स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है। और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो ये देखिए, ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है, बीट्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर। कौन दिखता है? न्यूक्लियोसोम दिखता है। तो न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ दिस स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से, इसी न्यूक्लियोसोम से आगे का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब आप पता लगा सकते हो कितने न्यूक्लियोसोम है। बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि भाई जितने भी बेस पेयर हैं, जैसे 6.6 इंटू 10⁹ अपॉन 200 बेस पेयर, मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम कितने हैं, हमको पता चल जाएगा कितने न्यूक्लियोसोम हैं इस फॉर्मूले से। द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन इन पैक्ड टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर, एंड ये फर्दर क्वाइल्ड और कंडेंस होता है मेटाफेज स्टेज में और बना देता है क्रोमोसोम। पीछे आपने पढ़ा था साइटोलॉजी में, अगर आपको याद हो, कि ड्यूरिंग डिवीजन स्टेजेस में न्यूक्लियस की जगह केवल क्रोमोसोम मिलता है। तो पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल रिक्वायर सम एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जिसको हम लोग NHC बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। टिपिकल न्यूक्लियस जो है, इसमें कुछ जो रीजन है क्रोमैटिन की, वो लूजली पैक होते हैं, लाइट स्ट्रेन लेते हैं, उन्हें यू क्रोमैटिन कहते हैं। ये जेनेटिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरे जो मोर डेंसली पैक्ड होते हैं, डार्क स्ट्रेन लेते हैं, इनको हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन है वो इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़े। तो भाई ये काम कैसे करते हैं? सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की चर्चा क्रिक साहब ने की कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, इसके ट्रांसफर की एक डायरेक्शन है। क्या है? ये फ्लो होती है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। किसने दिया है डॉगमा? क्रिक साहब ने दिया। तो देखिए, कोई सेल है, सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपी बनाता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि डीएनए खुद नहीं जाता, डीएनए खुद तो न्यूक्लियस में रहता है। ये जो डीएनए है, ये एमआरएनए के फॉर्म में मैसेज देता है कि भाई इस तरह की प्रोटीन बनानी है, और फिर ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में जाता है, राइबोसोम से अटैच होता है और ट्रांसलेशन करता है। तो थ्री वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुए। पहले तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हुआ, दूसरा फिर इससे ट्रांसक्रिप्शन हुआ। क्यों ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं? क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर हमारे क्या है, एडिनिन है, गुआनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। ट्रांसक्रिप्शन में सीधे इसको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया जाता है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, गुआनिन के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, थाइमिन के सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, साइटोसिन के सामने क्या आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा। इस तरह से तो सीधे ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। 4 लेटर लैंग्वेज इज ट्रांसक्रिप्टेड इन अनदर 4 लेटर लैंग्वेज, और ये एमआरएनए के बेस हो जाते हैं और ये डीएनए के बेस है, तो ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बने, ये ट्रांसलेशन कैसे हो, तो इसके लिए पता लगाना पड़ेगा कि जो जेनेटिक कोड है, उस जेनेटिक कोड की आखिर मीनिंग क्या है, जो ये सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं क्या बताना चाहते हैं। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स सेंट्रल डॉगमा की चर्चा आती है, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने दिया। राउस सरकोमा वायरस के अंदर, जहां आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है,
तो बोले कि साहब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा और डीएनए बनेगा, फिर ये डीएनए अपना तो रेप्लिकेशन कर लेगा। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी इसका पूरा नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि अब हमारे पास आरएनए टेम्पलेट के रूप में है। तो इस आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बनता है डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके बाद तो आपको पता ही है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाता है। तो ये जो डीएनए बनता है आरएनए से, इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा जाता है, सी-डीएनए कहा जाता है। ये सेंट्रल डॉग्मा का उल्टा हो गया। कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, वाटसन एंड क्रिक कहते हैं immediately propose a scheme for replication of DNA after proposing its double helical structure। वो कहते हैं कि भाई अगर ये दो हैं तो ये दो चेन एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। मान लीजिए जैसे ये डीएनए है और ये इस तरह दो चेन के फॉर्म में है, तो ये दोनों चेन अलग हो जाएंगी और इस पर नए डीएनए बन जाएंगे सिंपली। It was not escape or notice that the specific pairing we have postulated immediately suggest a possible coping mechanism for genetic material, Watson and Crick। तो स्कीम क्या बताती है कि दो स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे और सिंथेसिस हो जाएगा न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का, यानी जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव होगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, मतलब जो दो नए बनेंगे इसमें एक पेरेंटल रहेगा, एक न्यू हो जाएगा। यहां भी देखो एक पेरेंटल है और एक न्यू स्ट्रैंड है। तो सेमी कंजर्वेटिव मतलब न्यू बनने वाले दो डीएनए स्ट्रैंड में वन डीएनए स्ट्रैंड तो पेरेंटल है, बिल्कुल पेरेंट ही है, और दूसरा जो डीएनए बना है वो कैसा हो गया, वो न्यू बन गया। इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन भाई ऐसे बात नहीं बनती, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट में प्रूफ किया गया, है ना, प्लांट में भी प्रूफ किया गया। प्रोकैरियोट में प्रूफ करने वाले बेसेल एंड स्टॉल 1958 इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को NH4 15 NH4Cl वाले मीडियम में, जो कि हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, मैनी जनरेशन तक हो किया। तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि उसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल था, मान लो जैसे ये कोई जेनेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन हो गई है वो 15N वाली ही हो गई है, केवल यही वाली हैवी हो गई। अब क्या किया इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि ये हैवी आइसोटोप है। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडिएशन पे जब देखते हैं तो इनको यहाँ पे जो बैंड मिलते हैं वो हैवी बैंड मिलते हैं। क्लियर? अब क्या किया, अब इन्होंने इसको नॉर्मल NH14 NH4Cl में रखा, तो क्या होगा भाई, फिर से देखा, जरा ध्यान दीजिए। तो पहली जनरेशन में तो देखो इनको हैवी मिले, जीरो जनरेशन इसको बोल सकते हैं, हम इसको जीरो जनरेशन बोल सकते हैं क्योंकि अभी 15 में ही रखा था। अब फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट बाद जब बैक्टीरिया को निकाला गया और देखा तो हमें हाइब्रिड डीएनए मिला। क्यों भाई, क्योंकि एक जो स्टैंड था वो पेरेंटल था और दूसरा वाला न्यू बन गया। यहाँ ये पेरेंटल था और ये न्यू बन गया, तो हाइब्रिड डीएनए बन गया, एक 15 वाला N वाला, एक 14 N वाला। अगली जनरेशन में क्या होगा, सेकेंड जनरेशन यानी 40 मिनट बाद। अब इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो स्टैंड जो थे ये दो तो हाइब्रिड हैं, और ये वाले जो दो डीएनए हैं, दो डीएनए हो गए लाइट। तो लाइट बैंड भी मिल गया और हाइब्रिड बैंड भी मिल गया, दोनों मिल गया, और इससे क्लियर पता चल गया, क्या पता चल गया, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड और लाइट डीएनए का मिलना ये बताता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन में 100% हाइब्रिड मिला था, और इसके बाद अब बेटा याद रखना, इसके बाद जितनी भी जनरेशन आएगी उसमें परसेंटेज तो यहाँ 50 है, लेकिन मैं केवल डीएनए की अगर बात करूं तो 2 डीएनए जो हैं वो हाइब्रिड होंगे और 2 डीएनए जो होंगे वो लाइट होंगे। याद रखना, अब जितनी भी जनरेशन आएगी उसमें हाइब्रिड तो हमेशा दो ही होंगे, लाइट बदल जाएगा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है 80 मिनट बाद क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया, ये 0 मिनट की बात बताई या 0 जनरेशन की बात बताई, फिर ये 20 मिनट की बात हुई, फिर ये 40 मिनट की बात हुई, फिर 60 मिनट की बात हुई, फिर 80 मिनट की बात हुई। तो यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए था वो हैवी था।
यहाँ हमारे पास एक डीएनए था, सिंगल डीएनए, यहाँ कितने हो जाएंगे 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 4, यहाँ 6 और यहाँ कितने हो जाएंगे 8, सॉरी 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 8 डीएनए हो जाएंगे, यहाँ 16। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ डीएनए। क्लियर? मैंने भी आपको बताया कि इसमें जो दो मिलेंगे, दो के दो होंगे हाइब्रिड। पहली जनरेशन में सब हाइब्रिड होंगे। दूसरी जनरेशन में आप जब पहुंचोगे तो इस 4 में अब दो केस मिलेगा, दो हो जाएगा हाइब्रिड और दो हो जाएगा लाइट। अगली जनरेशन में बेटा क्या होगा? अगली जनरेशन में 8 है, पर मैंने क्या बोला, हमेशा हाइब्रिड जो है वो दो ही अब आएंगे, तो लाइट कितने हो जाएंगे 6 लाइट हो जाएंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ फिर से दो हाइब्रिड है और 14 हो जाएंगे लाइट। तो व्हाट इज द रेशियो? 1:7 का रेशियो मिल जाएगा आफ्टर 80 मिनट। अब इसके आगे कुछ भी पूछा हो तुम बस इसके बाद, जैसे इसके बाद मान लो इसके बाद आगे बढ़े हम, मान लो 100 मिनट में बढ़े तो बहुत आसान है। अब कितना डीएनए हो जाएगा? 32। इस 32 में कितने हाइब्रिड हो जाएंगे? 2 सर, 2 हाइब्रिड हो जाएंगे। तो लाइट कितने हो जाएंगे बेटा? 30 लाइट हो जाएंगे। समझ आ गया? 1:15 का रेशियो मिल जाएगा। हमेशा आपको बस ऐसे ही मिलता चला जाएगा। यही सेम एक्सपेरिमेंट, इस तरह का ही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन अब की रेडियो एक्टिव थाइमिडीन ली गई I1H3 और ये काम विसिया फाबा पर, एक फाबा बीन या ब्रॉड बीन यानी यूकैरियोट के अंदर हुआ। टेलर एंड कलीग ने बताया। तो यूकैरियोट के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका जो रेप्लिकेशन है, या सिंपली बात यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो भी सेमी कंजर्वेटिव होता है। किसने प्रूफ किया? बेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रोकैरियोट में और टेलर एट ऑल ने यूकैरियोट में, और दोनों लगभग 1958 की बात है। कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। पहले इस तरह से दोनों डीएनए ब्रेक, जो यहाँ ये एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम, ये काटता चला जाता है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। फिर ये जो एसएसबी प्रोटीन होती हैं ये दोनों स्ट्रैंड को इस तरह से पकड़ लेती हैं। एक स्ट्रैंड 3x5 एंड है, दूसरा 5x3 एंड है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा 5 एंड से 3 एंड डायरेक्शन में ही काम करता है। तो जो टेम्पलेट होगा वो 3x5 एंड होगा। टेम्पलेट कैसा होगा? जाहिर सी बात है कि टेम्पलेट 3x5 एंड होगा, लेकिन ये इनिशिएशन नहीं कर सकता। तो इनिशिएशन के लिए इसको जरूरत होती है आरएनए प्राइमर की। कौन बनाता है ये प्राइमर? प्राइमेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम क्या है? तो इसका डीएनए डिपेंडेंट, सॉरी, प्राइमेज का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये जो प्राइमर है ये आरएनए का पीस होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट भी डीएनए है, बनने वाला भी डीएनए। तो अब यहां पर क्या होगा? यहां से जब 3 एंड OH आएगा तो लगातार फिर सीधे डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे सीधे बनता चला जाएगा। क्या बनता चला जाएगा भाई? डीएनए। ऐसे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती चली जाएगी। एंजाइम कौन काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज लगातार। लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड में तो पोलरिटी उल्टी है, 5:3 है। तो यहाँ समस्या है। तो यहाँ छोटे छोटे प्राइमर बनेंगे और फिर हर प्राइमर पे छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स बनेंगे जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोला जाता है। ठीक है? ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाद में क्या करा जाएगा? ये जो प्राइमर है इनको रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम वर्क करेगा जिसको डीएनए लाइगेज कहा जाता है। तो वो लाइगेज 2 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देंगे। तो ये धीरे धीरे बन रहा है, इसे लैगिंग बोला, ये तेजी से बन रहा है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड बोला। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 एंड है, तो उस पर बनने वाला डीएनए लीडिंग, टेम्पलेट जो 5 एंड है उस पर बनने वाला लैगिंग। हालांकि बनने के बाद कंडीशन अलग हो जाएगी। तो देख लीजिए, समझ में आ गया ना? तो इस वाले स्ट्रैंड पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस हुई है, इस पे डिसकॉन्टिन्यूअस हुई है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? तो आप बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन, एक बात तो आपने पहले पढ़ ली कि ये होता है सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा ये होता है सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों? क्योंकि इधर ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है? तो इस तरह से दो डीएनए स्ट्रैंड बनकर तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गया भाई कैसे बने डीएनए स्ट्रैंड? थोड़ा सा अगर इनके बारे में मैकेनिज्म
हम डायग्राम से तो देख लिया आपने, है ना, एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ई कोलाई द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर ए सेट ऑफ कैटलिस्ट, बिना कैटलिस्ट के काम नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई मेन एंजाइम कौन सा है, तो मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब साहब ये डीएनए डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जो इसका टेम्पलेट होता है वो डीएनए होता है, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि डीएनए बनता है ना। तो इट यूजेस ए डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। सेकंड, दीज एंजाइम्स आर हाईली एफिशिएंट एंजाइम। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत फास्ट रेट से काम करते हैं, वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत बड़ा डीएनए है हमारा। दीज पॉलीमरेज आर फास्ट एंड कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बिल्कुल आपके नीट के पेपर की तरह। स्पीड भी फास्ट है और एक्यूरेसी भी, क्योंकि अगर जरा सी गलती हो गई, यस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहते हैं ना। तो अगर मिस्टेक हुई तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो ई कोलाई जिसके अंदर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर है, लगभग 18 मिनट में रेप्लिकेट कर देता है। एंड व्हाट इज द रेट? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इतनी फास्ट स्पीड से रेप्लिकेशन होता है। दूसरी बात, ये एनर्जेटिकली जो रेप्लिकेशन है हाईली एक्सपेंसिव है, क्योंकि सब में एटीपी यूज हो रहा है भाई, ट्राइफॉस्फेट जुड़ रहे हैं बाद में, क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है ये तो मोनोफॉस्फेट है। तो मोनोफॉस्फेट, लेकिन एनर्जी कहाँ से आएगी? तो एनर्जी के लिए ये जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, सर्व डुअल पर्पस, दो काम प्ले करते हैं, डबल रोल। क्या? एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं, एंड दूसरे ये प्रोवाइड एनर्जी करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने लिया, तो जुड़ेगा नहीं ट्राई, जुड़े कौन होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये तो हो जाएगा सबस्ट्रेट, और जो दो फॉस्फेट थे वो दो फॉस्फेट निकल जाएंगे, और ये जो दो फॉस्फेट निकलेंगे वो दो फॉस्फेट क्या करेंगे? एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, सफिशिएंट अमाउंट देंगे। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है डबल रोल प्ले करता है। इसका एक रोल तो है कि ये सबस्ट्रेट की तरह काम करता है, और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन एडिशन डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है, मैनी एडिशनल एंजाइम भी हैं जो इसके लिए जरूरी होते हैं फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल, सिंस टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन एंटायर लेंथ। तो क्या होगा? एक छोटी ओपनिंग में डीएनए हेलिक्स होता है, और जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, इसे बताया ना। जैसे ये मान लो डीएनए है, और ये डीएनए की एक मिनट, जैसे दिस वन इज डीएनए, ये ऐसे इतना खुल गया, तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। तो बहुत बड़ा डीएनए है, एक साथ पूरा रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, छोटे छोटे पार्ट का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज केवल पॉलीमराइजेशन कर सकता है वन डायरेक्शन में, एंड दैट इज 5n3। केवल 5n3 में कर सकता है, और जबकि हमारे पास जो टेम्पलेट है उसमें दो तरह की पोलरिटी है, एक 3n5 है, दूसरी 5n3। तो है ना। तो जो 3n5 वाले हैं उस पर रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस होगा, जो 5n3 वाला है, मैंने बताया था लैगिंग स्टेन है, उसमें 5n3 जो टेम्पलेट है उसमें डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो द डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइंड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। क्या नाम है? डीएनए लाइगेज। क्या बताया था मैंने उनको? बोलो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज छोड़ देता है। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है, लेकिन अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, इनिशिएशन नहीं कर सकता। हनुमान जी का चुप साधी रहा बल बना, उनको अपना बल याद दिलाना पड़ता है। तो ये भी बेचारा शुरुआत नहीं कर सकता, तो बोले फिर क्या करें? तो इस रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए क्या करना होगा? एक स्पेशल मॉलिक्यूल आता है। कौन होता है वो? इसकी शुरुआत करने के लिए प्राइमेज एंजाइम आता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो शुरुआत करता है। और एक बार शुरुआत कर दिया प्राइमेज ने, तो फिर उसके बाद फिर कोई चिंता नहीं है,
फिर डीएनए पॉलीमराइजेशन कर देगा। बेस चाहिए इसको इनिशिएशन के लिए। There is a different region in coli that DNA where the replication originate। जाहिर है इस पर्टिकुलर पार्ट को ओराई कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओराई। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ARS, ऑटोमेटिक replicating sequences। It is because the requirement of ORI that a piece of DNA if needed to be propagated during rDNA technology। क्योंकि हमारे पास जो मान लो ये कोई जीन है, हम इसको मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं किसी होस्ट के अंदर, तो ऐसे नहीं कर सकते। हमें एटलीस्ट इसको किसी वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है प्लाज्मिड। क्यों? क्योंकि इसके पास ओराई पाया जाता है, इस प्लाज्मिड के पास ओराई पाया जाता है। तो द वेक्टर प्रोवाइड द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिया, ये हमारा डिजायर्ड डीएनए जिसकी हम कॉपी चाहते हैं। तो प्लाज्मिड में जब मिला दिया हमने, इसको वेक्टर में जब मिला दिया, और अब जब हम इस प्लाज्मिड को किसी होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया ना? तो ओराई इतना इंपॉर्टेंट होता है। इस ओराई के लिए ही हम प्लाज्मिड में या वेक्टर की हमको जरूरत पड़ती है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर इज ओनली ड्यू टू दिस ओराई इन यूकैरियोट। Replication of DNA takes place at S phase of cell cycle। very important question, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, ये पे पूछा गया क्वेश्चन है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। क्यों भाई? क्योंकि अगर डीएनए डबल हो गया और डिवीजन नहीं हुआ तो पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी, एक क्रोमोसोमल एनोमली हो जाएगी। हालांकि ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये कॉमन है इन प्लांट्स के अंदर, ये कॉमन पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो इस तरह से ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। और अब इसके आगे की जो कहानी है, क्या होगा आगे? रेप्लिकेशन के बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और फिर इसके रेगुलेशन की हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ओके, इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।